की राजभवन में इंटरनेशनल रिलेशन पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह राज्यपाल और पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी ने शिरकत की, जिसका विमोचन लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह राज्यपाल के द्वारा किया गया। यह पुस्तक पूर्व डीजीपी अशोक कुमार और राजेश कुमार मोहन IPS ASP हिसार हरियाणा द्वारा लिखी गई है, जिसमें UPSC के बारे में बताया गया है। इस कार्यक्रम में कई स्कूल के बच्चों ने भी भाग लिया। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि यह पुस्तक मात्र एक अध्ययन सामग्री की सीमाओं को पार करती है। ये एक सावधानीपूर्वक तैयार किया गया रोड मैप है, जो उम्मीदवारों को उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जटिल वैश्विक परिदृश्य की गहन समझ को बढ़ावा देकर लेखक पाठकों को वैश्विक राजनीति की जटिलताओं को समझने के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस करते हैं। वहीं पूर्व डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि इस पुस्तक के साथ हमारा उद्देश्य एक व्यापक और सुलभ मार्गदर्शिका प्रदान करना है, जो छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करती है। आज बहुत खुशी हुई कि हमारे फॉर्मर डीजीपी अशोक जी ने और जो अभी करंट हरियाणा के अंदर में मोहन जी हैं, इन्होंने बहुत सुंदर एक पुस्तक लिखी है इंटरनेशनल रिलेशन। इसका मकसद तो UPSC के स्टूडेंट्स को तैयार करने का है, लेकिन आज जो हमने यहाँ इकट्ठे होकर जो मंथन किया, चिंतन किया, जिस प्रकार से बातें की, तो आज एक अलग ही हमने सबने मिलकर संकल्प लिए हैं कि किस प्रकार हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर में हमारी नॉलेज और जानकारी होनी चाहिए। अभी जो 21st सेंचुरी है, ये तो अवश्य ही जैसे हम पहले कहते थे इट इज़ द सेंचुरी ऑफ एशिया, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इट इज़ द सेंचुरी ऑफ इंडिया, क्योंकि आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब केदारनाथ जी के आए थे तो तब उन्होंने कहा था कि 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू उत्तराखंड। और आपने देखा कि उत्तराखंड ने एक बहुत सुंदर ग्लोबल इवेंट किया था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसके अंदर में पूरी दुनिया ने बढ़ चढ़ कर हमारी आशाओं के वहां से भी क्रॉस करके 3.5 लाख करोड़, और ये जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है इसका जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है, ये जो डिप्लोमेसी है, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरत है। आज सचमुच एक बात की खुशी हुई कि आज बहुत ही मात्रा में संख्या के अंदर में हमारे स्टूडेंट्स ने अटेंड किया, जिनका मकसद है कि आने वाले एग्जाम कंपटीशन जो भी होते हैं उनके लिए तैयारी करना, और उसमें हमारी बेटियां ज़्यादा नंबर में थी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पुस्तक से पढ़ने से उनको अपने कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी करने की जरूरत होगी। लेकिन सबसे बात अच्छी लगी कि हमारे राष्ट्र ने जिस प्रकार से हार्ड डिसीजंस लेने का एक प्रथा शुरू की है, जिस प्रकार से नेशनल विल, नेशनल इंटरेस्ट और हमारी सोवरेनिटी और टेरिटोरियल, और इसका किस प्रकार से डिप्लोमेसी के अंदर में असर हुआ है, ये सोचकर भी हम सबको बहुत खुशी होती है कि अबू धाबी के अंदर में एक भव्य मंदिर बना। सुनकर बहुत खुशी होती है कि जब यूक्रेन के अंदर में लड़ाई चल रही थी तो दोनों ही साइड ने, रशिया और यूक्रेन ने सीज फायर किया, जिससे हमारे जो वहां के आने थे स्टूडेंट वो वापस आए। बहुत ही खुशी होती है कि किस प्रकार से इजराइल से भी भारत के रिश्ते ऐसे हैं और फिलिस्तीनियों को भी हमने उनको एड दिया, और जिस प्रकार से भारत की डिप्लोमेसी उभरी है अपने आप में। और देखिए कोविड के समय में किस प्रकार से वैक्सीन के जो मैत्री है उसने डिप्लोमेसी को एक बिल्कुल नए तौर पर ला दिया है। ये सब चीजें हमको इंटरनेशनल रिलेशन, डिप्लोमेसी के अंदर में एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर में लेके जा रही है, और ये सब किताब से पढ़ने से उसका बेसिक्स बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जय हिंद। बिल्कुल उनको इस टॉपिक पे बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट, उसमें मतलब 200-250 पेजेस में पूरा का पूरा उनका इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक तैयार हो जाएगा। एक बड़ी दिशा उनको मिलेगी। केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद जिलाधिकारी देहरादून द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मीडिया को जिलाधिकारी द्वारा चुनावों के बारे में जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने बताया कि देहरादून जिले के अंदर टिहरी और हरिद्वार लोकसभा की कुल 5 सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं, जिसके अंतर्गत 1880 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1275 टिहरी और 605 हरिद्वार लोकसभा के लिए मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। सभी पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग देने के साथ ही मतदान केंद्रों की भी निगरानी की जा रही है। प्राइवेट और सरकारी प्रॉपर्टी से प्रचार सामग्री को हटाने के लिए 24 से 72 घंटे का समय दिया गया है। इसके साथ ही आचार संहिता के दौरान 50,000 रुपये से अधिक की धनराशि लेकर चलने वाले को अपने साथ इस राशि का पुख्ता प्रूफ रखना होगा।
जैसे टहरी गढ़वाल जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें जो 10 विधानसभाएं हैं वो देहरादून ज़िले के अंदर पड़ती हैं और बाकी टहरी ज़िले और उत्तरकाशी ज़िले में पड़ती हैं। तो हमारी जो 10 विधानसभा है उसमें से 3 विधानसभाएं जो हैं वो हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ती हैं और 7 जो हैं वो टहरी गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ती हैं। और रिटर्निंग ऑफिसर टहरी गढ़वाल कॉन्स्टिट्यूंसी का देहरादून में होता है, डीएम देहरादून होता है। तो हमारे 1880, अगर पूरे देहरादून डिस्ट्रिक्ट को देखें तो 1880 हमारे पोलिंग स्टेशन है 10 विधानसभाओं में, और उनमें एएमएफ आदि की व्यवस्था हम लोगों के द्वारा करवा ली गई है। रूट प्लान, कम्युनिकेशन प्लान, फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान, सारी जो प्लान है वो हमारे द्वारा बना लिए गए हैं। हमारा मतदाता जागरूकता अभियान भी कंटिन्यूसली चल रहा है और हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो पोलिंग डे के दिन वोट देने ज़रूर आए। इसके अलावा क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी वो यहीं पे होगी, कलेक्ट्रेट में डीएम कोर्ट जो है उसके अंदर नॉमिनेशन की प्रक्रिया की जाएगी और आगे की जो टाइम लाइन है उसको हम लोग फॉलो करेंगे एज पर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस। हाँ, वेबकास्टिंग होती है। वेबकास्ट जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन जो 50% हमारे पोलिंग स्टेशन है उन पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था हमें करनी होती है। उससे ऊपर कर सकते हैं लेकिन मिनिमम हमारे 50% तो हमें रखने ही होते हैं। तो उसके क्रम में हम लोगों ने चिन्हित कर लिए हैं हमारे वेबकास्टिंग के पोलिंग स्टेशन और हम अकॉर्डिंगली उसे एग्जीक्यूट करेंगे। मैंने पहले भी बताया कि ये मेरे और एसएसपी के द्वारा एक जॉइंट एक्सरसाइज होती है पुलिस विभाग और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जिसमें हम वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन और क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन को चेक करते हैं और वल्नरेबिलिटी मैपिंग करते हैं और क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस को चेक करते हैं। उसी के क्रम में हम लोगों ने ये एक फर्स्ट फेज की एक्सरसाइज हमने कर ली है बेसिक डेटा लेते हुए, और अब आगे जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी वंदना सिंह मीडिया से रूबरू हुई। उन्होंने मीडिया को चुनावों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 1010 पोलिंग बूथ हैं जिनमें 557 ग्रामीण बूथ शामिल हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसमें नैनीताल जिले में 7,98,276 मतदाता हैं, जिनमें 4,14,702 पुरुष और 3,83,558 महिला मतदाता शामिल हैं और 16,000 थर्ड जेंडर मतदाता भी शामिल हैं। इसके अलावा दिव्यांग मतदाताओं के लिए अलग से व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। जिले में 6,058 दिव्यांग और 4,737 जिले में 286 वल्नरेबल बूथ हैं। इस बार 12,957 नए मतदाता मतदान करेंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी घोषणा करी गई है चुनाव की, उसका हम लोग यहाँ से जो तैयारियां चल रही हैं जनपद स्तर पर, उसके लिए आज राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक रखी गई है और साथ में जो इलेक्शन का जो शेड्यूल जारी हुआ है उसके अनुसार सभी जो हमारे अधिकारी इलेक्शन ड्यूटी में इन्वॉल्व हैं उनके लिए जितनी भी व्यवस्थाएं कराई जानी होती हैं, मैन पावर, मटेरियल और अन्य प्रकार की, वो सभी करा ली गई हैं। ट्रेनिंग्स लगातार चल रही हैं। जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनका गठन प्रथम रैंडमाइजेशन के बाद जो संख्या फ्रीज करी जानी होती है, जिन लोगों की ड्यूटी लगेगी इसमें, वो कर ली गई है। इसके बाद जो अन्य प्रक्रिया हैं पोलिंग पार्टी के गठन की और उसकी, वो जो समय पर जैसे जैसे उनका समय आता है रैंडमाइजेशन करके करी जाएंगी। साथ में जो मतदेय स्थल हैं उनको भी, पोलिंग बूथ को सभी को तैयार कर लिया गया है। जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष रूप से जो डोली है, व्हीलचेयर है, इस प्रकार की सुविधाएं करी जा रही हैं। साथ ही जो 85+ मतदाता हैं, दिव्यांग मतदाता हैं, उनके लिए ACI की गाइडलाइंस के अनुसार जो घर पर जाकर वोटिंग कराने की सुविधा है वो भी प्रोवाइड कराई जाएगी। जो लोग भी इस विकल्प को ऑप्ट करेंगे उनके लिए पृथक से टीमों का गठन करके इसमें सुनिश्चित कराया जाएगा। आचार संहिता का उल्लंघन ना हो और प्रलोभन न दिया जाए वोटरों को, इसको लेकर किस तरह खास ध्यान है? आज से क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई है और जो हमारी टीमें हैं जो विभिन्न प्रकार की इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए लगाई गई हैं, जिनमें स्टैटिक सर्वेलांस टीम है, फ्लाइंग स्क्वाड इत्यादि हैं, वो सब अभी कार्य करना प्रारंभ कर देंगी। तो सभी लोगों के लिए ये निर्देश है कि आदर्श आचार संहिता के जो नियम हैं, जो उसके गाइडलाइंस हैं, उनका सभी राजनीतिक दल पालन करेंगे और प्रेस से भी अनुरोध है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाएं। जो आर्म्स वगैरह हैं वो लेकर कोई नहीं चलेगा। आर्म्स को डिपॉजिट करने की प्रक्रिया
अभी प्रारंभ हो गई है, तो वो सभी लोगों से ये अपील भी है, जिन लोगों के पास आर्म्स हैं वो जमा करा दें। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक इत्यादि, उनको इससे अवमुक्त रखा गया है, उनके आर्म्स डिपॉजिट नहीं करे जाएंगे। लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है। एसएसपी देहरादून द्वारा सभी क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारियों के साथ की बैठक की गई और आदर्श आचार संहिता का 100% अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि चुनाव के दौरान छोटी सी लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर किसी की लापरवाही सामने आई तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के साथ साथ वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तथा स्टार्ट मैसेज सर्विसेज पर सतर्क दृष्टि होगी। माहौल खराब करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी अंतरजनपदीय, अंतर्राज्यीय बैरियरों पर व जनपदों में स्थापित आंतरिक बैरियरों पर एसएसटी टीमों को नियुक्त कर अवैध शराब, अवैध नकदी की रोकथाम हेतु प्रभावी चेकिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से। जाने वाले मोनू जलवीर को रुड़की आईआईटी द्वारा सम्मानित किया गया। रुड़की आईआईटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अशोक खेमका द्वारा मोनू जलवीर को 11,000 रुपए का चेक प्रदान कर सम्मानित किया गया। मोनू जलवीर ने इस सम्मान के लिए रुड़की आईआईटी का आभार जताया है। आपको बताते चलें कि कुछ दिन पूर्व एसएसपी हरिद्वार द्वारा भी मोनू जलवीर को मैन ऑफ द मंथ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुझे आज आईटी के अंदर सम्मानित किया गया है। ऐसा मैंने अब तक इतनी ज़िंदगी बचाई है, उस हिसाब से सम्मानित करा गया है। एक आईटी का बंदा भी डूब गया था, उसकी भी बचाया था उसे, और एक आईटी की लड़की की बॉडी निकाली है। इस बारे सम्मानित करा गया है। 11,000 रुपये चेक दिया है और फल दिए गए। विकासनगर के त्रिशला देवी जैन अतिथि भवन में रोटरी क्लब, इनर व्हील क्लब और महिला क्लब के द्वारा लगभग 10 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया गया। वहीं इन क्लब के लोगों और व्यापारियों ने बताया कि उनके द्वारा लगभग 25 वर्षों से ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाजार के प्रतिष्ठित व्यापारियों के द्वारा इन जोड़ों को दान दहेज भी दिया जाता है। आइए देखते हैं क्या कहना है रोटरी क्लब और महिला क्लब के सदस्यों और अध्यक्ष का। आज जो विवाह का आयोजन हो रहा है रोटरी दून विकास की तरफ से, आज 10 जोड़ों का विवाह हो रहा है। ये हम हर साल कराते हैं। 25 साल से हम लोग कराते आ रहे हैं। 270 शादी अब तक करा चुके हैं। तो इस बार भी 10 जोड़े हमने कराई है। मेरी टीम ने, हम सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत की है, जिसको आज इसे पूरा कर पाएगी इस वजह से। जी सर, जो विवाह कराया जाता है सामूहिक, इनमें कोई क्राइटेरिया भी रखा जाता है? बिल्कुल, इसमें क्राइटेरिया होता है। इसमें एज का सबसे पहला फैक्टर होता है। लड़की की एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और लड़के की 21 साल से ऊपर। ये हम सबसे पहले देखते हैं। फिर जो भी जिस गांव से होते हैं उनके प्रधान से हम कागज़ लेते हैं, उनसे वेरीफाई कराते हैं। ये सारी चीज़ें पूरी होने के बाद ही हम उसको करा पाते हैं। ये रोटरी क्लब का बहुत सराहनीय प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम काफ़ी टाइम से चल रहा है। इसमें रोटरी क्लब तो केवल निमित्त मात्र है, सहयोग इसमें पूरे समाज का, पूरे विकास नगर का रहता है। इसके लिए हम विकास नगर को पूरा धन्यवाद देते हैं, जो पूरे समाज, पूरा विकास नगर इसमें बहुत सहयोग प्रदान करता है। इसमें इनर व्हील क्लब भी और लेडीज क्लब भी सब सहयोग प्रदान करते हैं। इस बार तो श्री राम की कृपा से ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि इसमें 10 युगलों की शादी हो रही है। इसके लिए रोटरी दून विकास, इनर व्हील क्लब और लेडीज क्लब सभी इसके पात्र हैं। सबके तरफ से बहुत। अल्मोड़ा को सांस्कृतिक राजधानी का तमगा यूं नहीं मिला है। रंग कर्म यहाँ के रग रग में बहता है। अब जब होली के लगभग कुछ दिन बचे हैं, ऐसे में अल्मोड़ा अबीर गुलाल से सरोबार हो गया है। नगर के विभिन्न स्थानों में होली गीतों की धूम मची है। शनिवार को नगर के वृद्धेश्वर मंदिर में महिला दलों ने होली की बैठकी लगाकर रंग जमा दिया। होली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अल्मोड़ा में जो होली का त्यौहार मनाते हैं, उसकी फर्स्ट त्यौहार के दिन से मनाते हैं। इसमें बैठी होली जगह जगह पर पुरुष बल के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में
कोतवाली विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत डाकपत्थर क्षेत्र में एक महिला ने डिग्री कॉलेज डाकपत्थर के करीब शक्ति नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। सूचना मिलने पर तत्काल चौकी प्रभारी चीता पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उक्त महिला को सकुशल शक्ति नहर से बाहर निकाला। बताते चलें कि महिला घर से किसी बात से नाराज होकर शक्ति नहर में आत्महत्या करने के लिए आई थी। उक्त महिला की पहचान 38 वर्ष रीना देवी पत्नी मंजीत निवासी जीतगढ़ बरोटीवाला थाना विकासनगर देहरादून के रूप में की गई है। पुलिस ने उक्त महिला को सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। डीजल और पेट्रोल के दाम में 2 रुपए की हुई कटौती से लोग बेहद खुश हैं। हल्द्वानी में भी नई दरें लागू कर दी गई हैं। लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले सरकार ने राहत दी है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि 2 रुपए की कटौती के बजाय प्रति लीटर 10 से 20 रुपए की कटौती की जाती तो बेहतर होता। सवारी हो जाए बाकी तो बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है नहीं। तो अभी भी फिर भी राहत ठीक है, बहुत फर्क पड़ेगा ऐसा तो नहीं। कम तो अभी कम से कम 65 रुपये होने चाहिए। सर पेट्रोल के दाम में कमी होने से हमारा ही फ़ायदा है। पहली बात तो क्योंकि जो पेट्रोल था बहुत महंगा ही था, अब ठीक है थोड़ा, सरकार ने इतनी मदद करी बहुत है। वैसे तो चुनाव को लेके लगता है वैसे भैया बाद में हो ही जाएगा अपना आप ऑटोमेटिक ही हर चीज़। कि जो पुरानी रोज़ की घट दर की प्रणाली थी पुरानी सरकारों की, वो रोक करके पिछले 2 वर्षों से लगभग जो है पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, जिससे जो है कभी बढ़ता था कभी घटता था। अचानक इस तरीके से पेट्रोल के डीजल के रेट कम करने से पेट्रोलियम डीलर्स जो पहले से ही घाटे में चल रहे हैं, पेट्रोल पंप चलाना मुश्किल हो रहा है, वो उनको एकदम से बड़ा झटका लगा। इससे पहले भी 1 साल पहले 2 साल पहले करीब 10 रुपये लीटर कम हुए थे और उनकी पूंजी भी चली गई थी। तो आज सभी पेट्रोल पंप स्वामी मायूस हैं कि उनकी पूंजी में फिर से एक बार घाटा हुआ है। इससे कितनी राहत मिलेगी लोगों को? लोगों को क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पड़ता नहीं है। जहाँ 90 रुपये है वहाँ 87 रुपये 88 रुपये हो गया, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता है। चुनावी शगुफा है, चुनावी स्टंट है। चुनाव के बाद फिर बढ़ जाएंगे, 2 घटे या 4 पे बढ़ जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह चड्ढा, अध्यक्ष पार्वती पेट्रोलियम डीलर्स है। उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने मुख्यमंत्री के जसपुर दौरे को लेकर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों को मुख्यमंत्री के इस दौरे से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने उन्हें निराश किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के विधायक होने के बाद भी वो उनके स्वागत के लिए आए थे, लेकिन उन्हें भी मुख्यमंत्री के इस दौरे से निराशा हुई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विधायक होने के नाते उन्होंने 10 मांगों का पत्र मुख्यमंत्री को दिया था। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, उनसे भी मांग की थी। उसके बाद तीर्थ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, उनसे भी मांग की गई, लेकिन अभी तक जसपुर की जनता की ये मांगे पूरी नहीं हुई। हमारे स्टेडियम नहीं है हमारे युवाओं को खेलने के लिए, क्योंकि हमारा युवा पिछड़ता जा रहा है। कल आप सबने देखा कि बड़ा जसपुर में एक माहौल था 2-3 दिन से, कैसा मुख्यमंत्री जी जसपुर आ रहे हैं और जसपुर को बड़ी सौगात देंगे। और क्योंकि 2 वर्ष के बाद सरकार बनने के 2 वर्ष के बाद मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ आए और हमें भी इसी बात की खुशी थी कि भाई अगर आ रहे हैं तो हमारे जसपुर का विकास हो। हम विपक्ष के विधायक होने के बाद भी हम उनके उस स्वागत के लिए गए, क्योंकि हमने कहा था कि भाई जसपुर का विकास होना चाहिए, तो हम उसमें कोई अवरोध पैदा नहीं करेंगे। और हमने उसी के तहत उनका सम्मान स्वागत किया और हमने उम्मीद की थी कि जसपुर को कोई बड़ी चीज़ देकर जाए, क्योंकि मांग पत्र हमने दिया। 10 मांग पत्र मेरी जब से मैं विधायक हूँ तब से चली आ रही है। और पहले जो त्रिवेंद्र जी थे उनसे भी मैंने मांगा, फिर उसके बाद हमारे ये तीर्थ सिंह रावत बने, फिर उसके बाद धामी जी बने, फिर दोबारा धामी जी बने, लेकिन ये मांग चलती आ रही है। लेकिन जसपुर को कोई भी जो मुख्यमंत्री है वो कुछ देने के बाद खाली हवाई बात करके चले जाते हैं, और यही कल सिद्ध हुआ। क्योंकि देखिए रोडवेज बस स्टैंड गरीबों के लिए होता है, और हमारे गरीब या बच्चे जो स्टूडेंट कहीं एग्ज़ाम देने जाते हैं वो बारिश में, धूप में, ठंड में सड़कों पर खड़ा होकर बसों का इंतजार करते हैं। रोडवेज बस स्टैंड की स्थापना ये घोषणा मुख्यमंत्री ने करके गए। इसी तरह आप देख सकते हैं कि स्टेडियम, हमारे बच्चों को रोड पर दौड़ कर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, दुर्घटना होने के चांस रहते हैं। एक स्टेडियम अगर यहाँ होता तो हमारे जो युवा है वो निखरते और कहीं आगे कंपटीशन में उनका आगे बढ़ते, तो हमारे प्रदेश का, हमारे जसपुर का नाम होता। स्टेडियम हमारे लेकर गए। तो मेरी मांग है कि भाई छोटी मोटी चीज़ें तो देखो, ये तो मंत्री लेवल, विधायक लेवल पर होती रहती,
लेकिन अगर वो आए थे, क्योंकि सरकार का इतना बड़ा पैसा कल खर्च हुआ, उनको व्यवस्था। उत्तराखंड राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए चारधाम यात्रा में भी अब इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा ने बताया है कि कमर्शियल और निजी दोनों प्रकार के वाहनों को चारधाम आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा चारधाम रूट पर 28 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की भी व्यवस्था की जा रही है। चार्जिंग स्टेशन की संपूर्ण जानकारी लोग ऐप के माध्यम से ले सकेंगे। आपको बता दें कि फरवरी 2018 में संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में वाहनों से लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर चिंता जताई गई थी। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। देखिए, इस बार चारधाम यात्रा में एक नई पहल की जा रही है, जिसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक वाहन है, चाहे वो कमर्शियल हो प्राइवेट हो, उनको चारधाम यात्रा में आने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पूरे चारधाम यात्रा रूट में हमारे द्वारा 28 चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे और इसके लिए जो नोडल एजेंसी डिसाइड की गई है वो है GMVN के माध्यम से रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग, यहाँ पर 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में हमारे चार्जिंग स्टेशन लगे होंगे और इन चार्जिंग स्टेशन की जो सुविधा होगी वो ऐप के माध्यम से दी जाएगी, ताकि व्यक्ति जिसको भी चार्जिंग स्टेशन पर गाड़ी चार्ज करानी है वह ऐप के माध्यम से देख सकता है कि नज़दीकी उसको कौन सा चार्जिंग स्टेशन आने वाला है, वहां पर कोई क्यू तो नहीं लगी हुई, पहले से गाड़ियां चार्ज तो नहीं हो रही, अगर चार्ज हो रही हैं तो कितना टाइम लगेगा, ये सारी जानकारी उसको ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।